आज का युवा बहुत तेजी से हम लोग देख रहे हैं कि नशे की ओर को जा रहा है, अन्य जो दूसरे कार्य उनको जा रहा है, उससे रोकने के लिए उसके हाथों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता रही। आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको पूरे एफर्ट करने ही होंगे। तो लगभग 92 करोड़ रुपए के काम मेरी विधानसभा जल जीवन मिशन के अंतर्गत केवल पीने के पानी के लिए हो रहे हैं। जब मैंने इनिशिएटिव लिया तो हल्दीचोड़ का अस्पताल तुरंत शुरू हुआ है। आज वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है उस अस्पताल का। जो आज गोवंश की वजह से हमारे सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेती बाड़ी में दिक्कत हो रही, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। और बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत हम लोग राजस्व गांव बनाने जा रहे हैं। हम लालकुआं नगर पंचायत को बहुत जल्दी नगर पालिका बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं विशाल शर्मा, आपकी गूंज जहां हर आवाज मायने रखती है। आज हम अपने पॉडकास्ट स्टूडियो आपकी गूंज में एक ऐसे मेहमान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिन्होंने पूरे उत्तराखंड में 2022 में अपनी विजय के साथ जो परचम लहराया था और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज करी थी। आज हम बात करेंगे भाजपा के वरिष्ठ नेता, लालकुआं विधानसभा के विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिस्सी से। आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद। और आज बहुत सारी बातें सामाजिक राजनीतिक पहलुओं पर बात करेंगे और जनता के मुद्दों को आपके बीच में रखेंगे और आपसे समाधान भी चाहेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिस्सी से। पहला तो विधायक जी आपसे यह जानना चाहेंगे, आप जिस विधानसभा से हैं, 2022 में आपने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो सीएम पद के दावेदार थे हरीश रावत जी को बहुत बड़े अंतर से हराया था और एक ऐतिहासिक जीत थी आपकी। और बल्कि आप उनके सामने कहें तो आप बिल्कुल नए ही कहेंगे, क्योंकि उनका राजनीतिक कद बहुत बड़ा था और कैरियर बहुत लंबे समय का रहा। तो आपने उनको हराया और बड़ा सरप्राइज रहा जनता को, क्या पूरे उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल हो गई थी कि ये ऐसा कैसे हो गया। तो क्या आपकी विशेष रणनीति रही थी? क्या आपने ऐसा, क्योंकि धन बल का चुनाव भी रहा था, उनकी तरफ से कई इल्जाम लगे थे कि बहुत पैसा बटा, और उसके बावजूद भी आपने एक तरफा जो है जीत दर्ज करी थी। क्या विशेष रणनीति रही थी आपकी? देखिए, रणनीति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है कि अगर आप जनता के साथ चलते हैं, लोगों के साथ आप चलते हैं, लोगों के जो दुख दर्द हैं उनको आप दूर करने का प्रयास करते हैं, उनके लिए आप लगातार लगे रहते हैं, तो निश्चित रूप से वो एक आपका जिसे कहना चाहिए कि प्लस पॉइंट तो रहता ही है। बिल्कुल। और साथ में भारतीय जनता पार्टी के टिकट का मिलना वो भी एक बड़ा फैक्टर मेरे लिए रहा। और लोगों ने चूंकि जैसा अभी आपने कहा, मैं स्वयं इस बात को मानता हूं कि जितना मेरी टोटल लाइफ है उतना उनका पॉलिटिकल कैरियर है, तो मैं तो उनके आगे बहुत ही मैं अपने को जूनियर मानता हूं। लेकिन चूंकि जनता का आशीर्वाद मुझको प्राप्त था और उस समय जो एक लहर मेरे पक्ष में थी, उससे निश्चित रूप से जो है, जिसे मैं जनता का आशीर्वाद ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा मैंने कुछ भी नहीं किया था कि जो है जो मुझे ऐसा लगता हो कि कहीं पर मुझे इतने बड़े चेहरे के सामने लोगों ने मुझे चुना। तो मैंने उस समय भी और आज भी मैं उसको बहुत बड़ा अपना सौभाग्य मानता हूँ कि लोगों का इतना प्रेम स्नेह मुझको मिला। और उस पर मैंने पहले भी और अभी भी मैं लगातार जनता के संपर्क में रहता हूँ। और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमारे कहीं पर संसाधनों की कमी है और क्षेत्र मेरा बड़ा है और लगभग 25-30% वो एरिया है जो नॉन रेवेन्यू एरिया है मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, तो बजट का हमेशा प्रॉब्लम रहता है। तो हम किसी सारे काम तो हम नहीं कर सकते, लेकिन जो लोगों के साथ उनकी समस्याओं में, उनके दुख दर्द में, उनके सुख दुख में हम लोग बने रहें, इसके लिए मैं लगातार अभी भी प्रयास करता हूँ और लोगों से लगातार मैं संपर्क में रहता हूँ। तो मुझे लगता है कि लोगों से जो मैन टू मैन मेरा जो कॉन्टैक्ट था और लोगों को उनके नाम से जानना, उनके नाम से पहचानना, एक एक घर के, गांव के और एक एक क्षेत्र के एक एक जानकारी को मैंने अपडेट रखा, तो मुझे लगता है कि उसी का परिणाम रहा कि लोगों ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया। बिल्कुल, जनता का प्यार मिला शायद, तभी आप आज भाई जनता के बीच में हैं। लेकिन एक बात और आती है कि वो जीत कोई छोटी जीत नहीं थी भाई। 70 विधानसभाओं में सबसे बड़ी जीत
रूप से जो जनता के बीच में रही देखी गई, लेकिन आप बेदाग छवि के भी नेता माने जाते हैं और जो अचीवमेंट आपका रहा, लेकिन आज 3 वर्ष लगभग हो चुके हैं आपकी सरकार को बने हुए। कोई सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहें, कोई बड़ा आपको एक इनाम के रूप में कहें, या राज्य मंत्री या कैबिनेट मिनिस्टर या कोई भी ऐसा बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सरकार की तरफ से नहीं मिली, तो क्या इसको लेकर के क्या मानते हैं आप? देखिए, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लगभग 18,000 वोटों से मैंने जीत दर्ज की थी और निश्चित रूप से कहना चाहिए कि बहुत बड़ी जीत, उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत तो नहीं कहूँगा, लेकिन अगर बड़ी जीतों में आप इसको देखें तो एक बड़ी जीत ये थी मेरी विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी की। और जहाँ तक आपने कहा है कि जो तोहफा या इनाम की जो आपने बात कही है, मंत्रिमंडल में शामिल होने की बात कही है, तो ये तो हमारे हाईकमान को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को निर्णय लेना है, तो इसमें तो मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में एक न एक दिन आपको अवश्य मौका मिलता है, मैं इतना जरूर जानता हूं। अन्य पार्टियों की तरह यहाँ पर प्रत्येक कार्यकर्ता के कार्य का आकलन होता है, उसका मूल्यांकन होता है, पार्टी संगठन के लिए उसकी निष्ठा का मूल्यांकन होता है, उसके आधार पर यहाँ पर निर्णय होता है। अगर कार्यकर्ता निष्ठा से, ईमानदारी से लगातार काम करता है तो कभी ना कभी उसको जरूर अवसर मिलता है। तो मुझे भी उम्मीद है कि कभी ना कभी मुझे जरूर अवसर मिलेगा। नहीं, हम भी चाहेंगे और जनता भी इंतजार करेगी, क्योंकि वो जो अवसर मिलने की बात है उससे जनता का कहीं ना कहीं भलाई होता है। कोई अगर पद मिलता है तो साथ साथ अधिकार भी मिलते हैं, तो निश्चित रूप से विकास भी होता है। बिल्कुल, अगर आप इस रूप में अगर आप देखते हैं तो निश्चित रूप से हमारी विधानसभा को माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष, हमारी सरकार का विशेष उनका जो है उनकी कृपा मिली है। और आप देखिए कि आज बहुत बड़े बड़े काम मेरी विधानसभा में, अगर मैं कहूं कि अगर एक तरफ आप जल जीवन मिशन के रूप में आप देखते हैं तो लगभग 92 करोड़ रुपए के काम मेरी विधानसभा में जल जीवन मिशन के अंतर्गत केवल पीने के पानी के लिए हो रहे हैं। हमारे वहाँ जो बड़ी नहर है, जमरानी नहर, जो उधर पहा तक जाती है और आगे इधर तक जाती है, उस नहर के निर्माण के लिए लगभग 400 करोड़ रुपए का काम मेरी विधानसभा में उस नहर के उसका निर्माण का काम हो रहा है। मेरी विधानसभा में जो हाईवे वर्षों से लंबित था, जो लालकुआ हल्द्वानी मार्ग जो है, जो रुद्रपुर से आके जुड़ता है, वो हाईवे लंबे समय से लंबित था और उस हाईवे का लगभग निर्माण कार्य पूरा हो गया है और बहुत बड़ा कार्य, क्योंकि लंबे समय से वहां पर धूल धक्कड़ से लोग परेशान थे, रोजाना एक्सीडेंट होते थे। ये एक बहुत बड़ा कार्य मेरी विधानसभा में हुआ है। हमारे वहां आप देखेंगे कि किच्छा से लेकर और हल्द्वानी तक बीच में कहीं पर भी इमरजेंसी फैसिलिटी नहीं थी। रात बिरात कोई घटना हो जाए, लोग बीमार हो जाए, किसी जो है महिला की डिलीवरी होनी हो, इन सब की कोई सुविधा नहीं थी, इमरजेंसी सुविधा नहीं थी। हमारी सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इसको ध्यान में रखते हुए हल्दूचौड़ के जब मैंने इनिशिएटिव लिया तो हल्दूचौड़ का अस्पताल तुरंत शुरू हुआ है। आज वहां पर बड़ी संख्या में लोगों को लाभ मिल रहा है उस अस्पताल का। तो इसी तरह से जो अन्य, वो चाहे आवारा गौवंश के लिए काम करना हो, उसके लिए 2 गौशालाएं हम लोगों ने अभी शुरू की हैं और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे तो एक और गौशाला के लिए उन्होंने वहां पर, जो गंगापुर कपडाल में है, एक और बड़ी गौशाला वहां पर बन रही है। तो जो आज गौवंश की वजह से हमारे सड़कों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, खेती बाड़ी में दिक्कत हो रही, इसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। हमारे वहाँ जो ये भावरी क्षेत्र है 100%, यहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए और सिंचाई के पानी के लिए नलकूपों पर निर्भर है। तो ये नलकूपों में दिक्कत क्या आती थी कि ये जाड़े में हाई वोल्टेज से नहीं चल पाते थे और गर्मी में लो वोल्टेज से नहीं चलते थे। तो हमारी सरकार ने इसको ध्यान में रखा और 105 ट्यूबवेलों में 105 नलकूपों में एक साथ 10 करोड़ की लागत से जो है स्टेपलाइजर लगाने का काम हुआ है। हमारे लालकुआ में 2 पेयजल योजनाएं मेरी स्वीकृत हुई हैं, जो जल जीवन मिशन के मैंने आपको 92 करोड़ रुपए बताया, उसके अलावा लगभग 22 करोड़ रुपए के काम लालकुआ में पेयजल के लिए हो रहे हैं। बंगाली कॉलोनी में लगभग 10.5 करोड़ की योजना चल रही है और जो लालकुआ नगर का जो टाउन एरिया, नगर पालिका का क्षेत्र, नगर पंचायत का क्षेत्र है, वहां पर जो है लगभग 11.5 करोड़ की योजना चल रही है पेयजल के लिए केवल। तो अगर आप देखें तो मतलब सरकार का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमारी विधानसभा को मिला है। बहुत बड़ा काम हम लोगों ने, बिंदु खत्ता में वर्षों से बिजली की सप्लाई बंद थी। यहाँ पर 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, किसी ने PIL दाखिल किया था कि ये फॉरेस्ट लैंड है और यहाँ पर बिजली के कनेक्शन कैसे प्रोवाइड किया जा रहे हैं। तो उसके बाद लगातार वहां पर बिजली बंद रही 2011-12 से लेकर, और 2023 में हमने उस बिजली की रोक को हटवाया है। जो कनेक्शन लोगों को वहां पर 18,000 रुपए में 16,000 रुपए मिलता था, आज पूरे देश की तरह 2,800 रुपए में वहां पर कनेक्शन मिल रहा है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी सरकार की और हमारी रही है। बिंदु खत्ता को राजस्व गांव, अभी हमारी सरकार प्रदेश के सारे जितने खत्ते हैं
उन सब खत्तों को जहां पर लोग लंबे समय से रह रहे हैं, वन भूमि में निवास कर रहे हैं, उनको रेगुलाइज करने के लिए हमारी सरकार ने एक प्रक्रिया चलाई हुई है। और बिंदु खत्ता को वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत हम लोग राजस्व गांव बनाने जा रहे हैं, तो उसमें हमारी प्रक्रिया गतिमान है। और अभी जो बैठक हुई थी मंगलवार को देहरादून में 29 तारीख को, तो उस बैठक में भी हमने, उस बैठक से पहले मैंने मुख्य सचिव महोदय से मुलाकात करके उनको जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो उसके लिए डॉक्यूमेंट थे, वो सब डॉक्यूमेंट मैंने उनको दिए हैं, उनसे बात की है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी बिंदु खत्ता हम राजस्व गांव बनाने की स्थिति में आ जाएंगे। इस तरह अगर आप देखें तो भले ही मंत्रिमंडल में शामिल होना, लेकिन सरकार के बहुत बड़ी योजनाएं लालकुआं विधानसभा को मिली है और बड़े काम। और आप देखेंगे कि लगभग अभी तक हम अगर राज्य योजना के अंतर्गत देखें तो लगभग 40 करोड़ रुपए के, और उसके अलावा अन्य जो बड़ी योजनाएं हैं, उन योजनाओं में लगभग हम लोग 35-40 करोड़ के सड़कों का निर्माण हम इन योजना से कर चुके हैं। तो लगातार काम चल रहे हैं और सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का लगातार लालकुआं विधानसभा को आशीर्वाद मिल रहा है। आपने अभी बात करी है बिंदु खत्ता की, जिसको लेकर के बहुत लंबे टाइम से राजनीतिक चल रही थी। जब वर्तमान की बात करें या पहले की बात भी कर लें, तो कांग्रेस सरकार ने उसको खास करके लालकुआं एक ऐसा जो बिंदु खत्ता का एक पॉइंट था, उसको लेकर के बहुत लंबी, जैसे गैरसैंण को लेकर राजनीतिक रही, ऐसी यहाँ को लेकर के बहुत लंबा टाइम रही कि भाई आज हो रहा, आज बस रहा, आज ये हो रहा है। तो अभी शायद आपने जो मेरे ख्याल से 1-2 दिन पहले आप जो मिल के आए, आप बता रहे हैं कि जैसे समाधान हुआ है, तो कम से कम वो एक मुद्दा जो है राजनीतिक मुद्दा जो बना हुआ था, उसको लेकर चुनाव का टाइम रहता था कि बिंदु खत्ता को लेकर टारगेट रहता था, वो मुझे लगता है कि जनता के लिए बहुत बड़ा समाधान होने जा रहा है। एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है लालकुआं विधानसभा के लिए। निश्चित रूप से अगर आप देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी ने, आप देखिए, लगभग 60 साल तक इस देश में शासन किया, और कई बार जब हम, उत्तराखंड अलग नहीं बना था, हम लोग उत्तर प्रदेश में थे, तो प्रदेश में भी और केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार रही है, लेकिन कभी भी केवल बयानबाजी के अलावा, इसको चुनावी मुद्दे के अलावा इसको छुआ नहीं गया, कहीं पर भी ठोस कार्रवाई नहीं की गई। वन अधिकार अधिनियम जिसके अंतर्गत आज हम कार्रवाई कर रहे हैं, वो 2006 में आ गया, लेकिन किसी ने उसमें पहल नहीं की, और केवल बयानबाजी होती रही, भाषणबाजी होती रही, जुलूस, धरने, प्रदर्शन होते रहे, जमीनी कार्रवाई जिससे कि वास्तव में वो कार्य हो सके, वो किसी ने नहीं किया। तो हमने इसको शुरू किया है, और माननीय मुख्यमंत्री जी के, हमारी सरकार का पूरा सहयोग हमको मिल रहा है, और बहुत जल्दी जो हमारी अन्य प्रक्रियाएं हैं, चूंकि जो परसों वाली बैठक थी 29 तारीख वाली भी, उसमें भी चूंकि इसमें नोडल जो डिपार्टमेंट है वो समाज कल्याण विभाग है, तो समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों ने चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बैठक हुई है, और अभी जो है उसमें लगातार प्रक्रिया गतिमान है। हमें लगता है कि चूंकि लंबी चलने वाली प्रक्रिया है, थोड़ा समय लग ही जाता है। अभी तो हमको शुरू किए हुए केवल 2 ही साल हो रहे हैं, तो 2-2.5 सालों में ही हमने काफी इसमें काम करके, और हम लोग अंतिम जो है चरण में हैं, और बहुत जल्दी हम इसको करने जा रहे हैं। तो इस तरह के जो काम हैं, जो वर्षों से नहीं हो पाए थे, आपने कभी देखा होगा, अगर आप हल्द्वानी से अगर आप सितारगंज की ओर कभी गए होंगे, तो गोला पुल के बाद और बागजाला तक का लगभग 300 मीटर का इलाका आपने देखा होगा, ऐसे गड्ढे वाला हुआ करता था हाईवे का। आपने ध्यान दिया कितने बड़े गड्ढे होते थे उसमें, वो कई वर्षों से नहीं बन पाता था। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जहां करने की इच्छा शक्ति होती है, वहां कोई इनको रास्ता निकल आता है। तो मैंने जिलाधिकारी महोदय के, वहां वन विभाग के लोगों को, पीडब्ल्यूडी के लोगों को बुलाया और सहमति कराकर, वो आप देखिए कि आज वो भी हॉट मिक्स हो गया वो क्षेत्र जो है लंबे समय। तो यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि वो ऐसे कार्य जो कि नहीं हो पाए थे, और जो हमें लगता है कि काफी पहले हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हो पाए, तो लोगों के आशीर्वाद से, लोगों की प्रेरणा से, लोगों की शक्ति जो मेरे साथ है उससे, और चूंकि हमारी सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद है, तो हम ऐसे जो लंबे समय से जो काम नहीं हो पाए थे, उनको भी हम लोग करा रहे हैं। एक मेरा जनता की तरफ से एक क्वेश्चन है विधायक जी, और क्योंकि आप जो अभी आपने बहुत, अभी 3 ही साल हुए हैं सरकार में आपको विधायक बने हुए, और काफी आप अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, लेकिन एक 25 साल हो गए हमारे उत्तराखंड को बने हुए। एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो लालकुआं विधानसभा की बात करें, जैसे कालाडूंगी पर भी इल्जाम लगते हैं विधानसभा में, ऐसे ही लालकुआं में भी लगते हैं। भाई पूर्ण बहुमत सरकार रही, जब भी रही, कांग्रेस की रही, अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की भी पूर्ण बहुमत सरकार है। एक कोई ऐसा विकास यूथ को लेकर के, कोई ऐसी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं आई, कोई बड़ा, अगर चिकित्सा की बात करें, कोई बड़ा, भाई बहुत बड़ी विधानसभा है लालकुआं, और कोई ऐसे हॉस्पिटल को लेकर के वही पुराना
एक मोटा हल्दू का ही जो हॉस्पिटल है उसी को लेके काम चल रहा है। लाल कुआं में जो बहुत बड़ी समस्या समय से चल रही है, जाम को लेकर के, बाईपास को लेकर के चल रही है, कोई ऐसी क्यों नहीं आई कि भाई सरकारें तो आती रहती हैं, कम से कम भाई हम बात करें, आज हमारे बीच में तिवारी जी नहीं है भाई, लोग याद करते हैं यार उन्होंने ये लाए वो लाए, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां लाए, तो कम से कम आज आप क्योंकि जिस विकास सोच के लेकर के चल रहे हैं और सरकार का भाई सीएम साहब का पूरा समर्थन मिल रहा है, कोई ऐसा काम होना चाहिए। देखिए कल सरकार रहे ना रहे, आए ना, कोई भाई जाना सभी को एक दिन, भाई हम आप भी जाएंगे हम भी जाएंगे, कम से कम आने वाली पीढ़ियां याद करती हैं कि यार विधायक साहब ने एक भाई यूथ के लिए यूनिवर्सिटी बनाई थी। भाई एजुकेशन सोच जरूरी है क्योंकि उत्तराखंड यही हमारा प्रयास हो रहा है कि अगर आप देखें विधायक निधि से सड़कें, गूल, खड़ंजा सभी ने करवाया। हाँ, बिल्कुल। हमारा भी कुछ लीग से हटके करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी क्रम में आप लालकुआं बिंदु खत्ता राजस्व गांव की बात कर सकते हैं। उसी क्रम में हम लालकुआं नगर पंचायत को बहुत जल्दी नगर पालिका बनाने जा रहे हैं, आप इसकी बात कर सकते हैं। उसी क्रम में जो गोरापड़ाव है मोती नगर में, वहां पर 200 बेड का एक नया अस्पताल बन रहा है, बड़ा अच्छी उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। वो लगभग तैयार हो गया है, कुछ प्रक्रिया उसमें रह गई है, तो उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसी क्रम में जो मोहननाथ गोस्वामी स्टेडियम, जो वर्षों से जो मोहननाथ गोस्वामी शहीद हुए थे उनके नाम पर जो बन रहा है, उसकी कार्रवाई हमारी अंतिम चरण में है, हम उस काम को करने जा रहे हैं। और अभी मैंने पिछली बार भी जो है विधानसभा में इस प्रश्न को रखा था और आगे भी मैं इस पर बात करूंगा। हम कह रहे हैं कि जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है हमारी, जिसका कार्यालय रुड़की में है, वो कुमाऊं के लोगों के लिए बहुत दूर होता है और अक्सर लोग वहां पर उसकी कहना चाहिए कि कन्वीनियंट ना होने की वजह से, वहां जो है काफी दूर होने की वजह से लोग वहां पर जो हमारे बच्चे हैं, जो विशेष रूप से उन बच्चों को छोटी छोटी कामों के लिए भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मेरा प्रयास ये है कि उसका कम से कम एक सैटेलाइट ऑफिस ही कम से कम कुमाऊं में कहीं पर खुले, मैं इसके लिए प्रयास कर रहा हूँ। तो ये एक बड़ा काम होगा इस क्षेत्र के लिए कि उसका एक जो है एक ऑफिस, अगर उसका कार्यालय एक यहाँ पर खुला, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग जो, जैसा मैंने कहा कि उन कार्यों को करने, सुधीर बमेटा एक हमारे वहाँ शहीद हुए थे, बीएसएफ में थे, उनकी स्मृति में हम एक छोटा स्टेडियम, क्योंकि खेलों की प्रतिभाओं के लिए भी यहाँ पर जो है कार्य करने की आवश्यकता है। और उसके लिए क्योंकि अगर लोगों को पास में अगर सुविधा मिलती है तो निश्चित रूप से परिणाम अच्छे आते हैं। हमारी सरकार का इस बात को मानना है। गोलापार में हमारा निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम चालू हो गया है और ये भी हमारी सरकार की, हमारी ही उपलब्धि कहा जाना चाहिए कि 2022 में जब हम लोग चुन के आए और मैंने माननीय मंत्री जी से भी, मुख्यमंत्री से निवेदन किया, तो उसके बाद ये खेल विभाग को ट्रांसफर हुआ है। उससे पहले स्टेडियम ट्रांसफर तक नहीं था खेल विभाग को। और इसके अलावा हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम उन चीजों में भी लगातार आगे बढ़े। आपने लालकुआं में जाम समस्या की बात करी। लालकुआं में बाईपास के लिए मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लिखा, मुख्यमंत्री से मैं स्वयं मिला और उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि वो बड़ा क्षेत्र, वो पूरा वन क्षेत्र है जहां से बाईपास बनेगा, वो पूरा वन क्षेत्र है, तो उस वन क्षेत्र को के लिए बड़े स्तर पर जो है पेड़ों के कटान की आवश्यकता होगी या पेड़ों के शिफ्ट करने की आवश्यकता होगी या अन्य जो वन भूमि से जुड़ी हुई औपचारिकताएं वो होंगी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर ऋषिकेश और लालकुआं के लिए 2 बाईपास की मांग करी है, उसमें हमारी कार्रवाई चल रही है। तो लालकुआं में जो जब हम बिंदु खत्ता की ओर को जाते हैं, वहां पर लंबे समय वो जो, क्योंकि स्टेशन बिल्कुल बगल में है, संटिंग, ट्रेन संटिंग करती है, कभी इंजन संटिंग करता है, अक्सर ट्रेनें वहां पर से निकलती हैं, आधा घंटा बंद रहता है, पौना घंटा लगातार 20 मिनट 25 मिनट बंद रहता है। मैं उस चीज को समझता हूँ। तो उसके लिए हमने एक फ्लाईओवर की वहां पर स्वीकृति भी आ गई थी, लेकिन स्थानीय जो दुकानदार थे उनका कहना यह है कि अगर इस पैटर्न पर आप जो है इसको बनाएंगे तो हमारा कारोबार नीचे चौपट हो जाएगा। तो उसको रीडिजाइन करवाया, रीडिजाइन करके उसको इस तरह से बना रहे कि नीचे का मार्केट भी प्रभावित ना हो और फ्लाईओवर भी बन जाए। तो वो काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसी तरह मंडी पे आपने देखा होगा, अक्सर जाम आपको मिलता होगा मंडी पर, क्योंकि बड़ी संख्या में गोलापार बाईपास की तरफ से ट्रक और गाड़ियां आती हैं फल लेके, सब्जी लेकर वहां पर, और यहाँ से वाहन निकलते हैं वहां पर के लिए हम लोग एक बाईपास का निर्माण करने जा रहे हैं। जो बरेली रोड में लंबे समय से जो सीवर के पानी की समस्या थी, जो नाले की समस्या थी, उसका कार्य शुरू हो गया है। तो ये इस तरह के काम है। जो एक लालकुआं में बस अड्डे की भी, बस अड्डे के लिए जगह का चिन्हीकरण चल रहा है, जगह का चिन्हीकरण चल रहा है। बस अड्डे की मांग है लंबे समय से वहां पर, लेकिन बस अड्डा खोलने में, बस स्टेशन बनाने में, लेकिन जगह का दिक्कत, क्योंकि पूरा क्षेत्र इस तरह का, एक बार बाईपास बन जाएगा। और अभी हमने 1-2 जगहों पर बात भी करी है, क्योंकि वो सारा ही वन भूमि और उस पर लैंड पर बसा हुआ है।
तो इसलिए वहां पर वन भूमि के हस्तांतरण के लिए ही काम किया। लालका जो मुक्ति धाम है, जहाँ पर शवों को जलाने का लोग काम करते हैं, सौदागृह है वहां पर, तो उसकी भूमि को भी, क्योंकि वो आज भी फॉरेस्ट के जमीन पे भी है, उसको भी जो है डिफॉरेस्ट कराने के लिए हम लोग प्रक्रिया चला रहे हैं, ताकि वहां पर, क्योंकि अभी वहां पर कोई सुविधा नहीं है, तो वहां पर हम लोग रानी बाग की तरह अन्य जगहों की तरह सुविधाएं दे सके, इसके लिए हम लोग प्रयास करें। तो ये विधायक जी, एक आपका जो विधानसभा जो क्षेत्र है लगभग 80 या 90% कहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। हाँ जी। क्या हम सारी आधुनिक चीजों पे तो बात करते हैं, हर आदमी बात करता है, कोई सड़कें, हॉस्पिटल, एजुकेशन, ये सब चीजें की बात अपनी जगह राइट है, यूनिवर्सिटी भी आ जाए वो भी राइट है, लेकिन क्या किसानी क्षेत्र होने के साथ साथ जब आप 80% गांव की बात करते हैं, आज गांव की जो सुविधाएं होनी चाहिए या किसानों के लिए कहें विशेष रूप से जो सुविधाएं होनी चाहिए, उसको लेकर के कोई आपका विशेष प्लान है? उसको लेकर तो बहुत कम लोग बात करना चाहते हैं किसान को लेकर के। देखिए, हमारी सरकार ने, जब पीछे भी हमारी सरकार थी 2017 से लेकर 2022 तक भी रही, तब भी और अभी भी लगातार कृषि को बढ़ावा देने के लिए, कृषि क्षेत्रों में जो है लोगों का, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना भी है कि हमें किसानों की आय को दोगुना करना है, तो उसके लिए लगातार हमारी सरकार प्रोत्साहन देती है, कृषि महोत्सव कराती है, कृषि से जुड़े अन्य कार्य करती है, समय समय पर किसानों को ट्रेनिंग देने से लेकर, और आज के समय में कैसे हम वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, कैसे हम लोग साइंटिफिक तरीके से खेती करें, और कैसे हम प्रगतिशील किसान बने। किसान तो हम जीवन भर रहे, हम कैसे प्रगतिशील किसान बने, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। मैंने जब यहाँ पर मैं इलेक्ट हुआ 2022 में, उसके बाद से ही जो हल्दूचौड़ में हमारी पीसीएफ फैक्ट्री हुआ करती, सोयाबीन फैक्ट्री, बहुत पुरानी, वो लंबे समय से बंद पड़ी है। बहुत लंबा टाइम हो गया लगभग। तो उसमें जो है मैं इस तरह का कोई कार्य करना चाहता हूँ, उसमें मेरी योजना चल रही है कि कोई कृषक अनुसंधान केंद्र, कृषि से जुड़ी हुई एक्टिविटी, हम, क्योंकि वहां पर कई तरह के अन्य प्रस्ताव आए, लेकिन मैंने सबको मना किया। हमने कहा भी क्योंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, बिल्कुल, और अधिकांश लोग यहाँ पर किसान हैं। पन्नगर यूनिवर्सिटी है, लेकिन उसका अपना सिस्टम है, पन्नगर से उतना स्थानीय लोगों को उतना फायदा नहीं मिल पाता, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाना भी, उन्हें रिसर्च भी करानी, सब चीजें, जो फार्मर्स ओरिएंटेशन प्रोग्राम होते हैं बहुत कम होते हैं वहां पर, या वो लोग बाहर कम जा पाते हैं क्योंकि उनके पास अपना इतना काम है। तो एक ऐसा केंद्र जो 100% आसपास के किसानों को ट्रेन करे, उनको नई तकनीकों के बारे में बताए, उनको नए जो है जो रोग आ रहे हैं उनसे जानकारी के बारे में बताए, और किसानों को लगातार वहां पर प्रशिक्षण मिले, उसके लिए मैं वहां पर प्रयास कर रहा हूं। उसमें मेरा कार्रवाई चल रही है, और बहुत जल्दी इस जो बड़ी जगह है, जो पीसीएफ की जगह है, उसका लाभ यहाँ के किसानों को मिले, इसके लिए हम लोग कुछ रिजल्ट जल्दी सामने आएंगे। बहुत बड़ी बात है जो ग्राउंड पे, मुझे लगता है कि यूथ को आज की डेट में यूथ कट रहा है, यूथ कट लगभग बहुत हद तक कहीं कट चुका है, लेकिन यूथ अगर किसान खेती की तरफ बात करें, अगर यूथ थोड़ा सा इंटरेस्ट ले ले, क्योंकि आने वाला समय देखो, भारतवर्ष सबको मालूम है युवा भाई सबसे ज्यादा है भारत में, पूरे विश्व में भारत के अंदर यूथ है, और किसान की बात है, क्योंकि किसान जवान 2-3 चीजें हैं हमारी जो बहुमूल्य है भारत में, तो यूथ को लेकर के भी कुछ अवेयरनेस आप चला सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा आप ही के इसमें लाल को 80% अगर हम बात करें किसानी एरिया से जुड़ा हुआ है, तो यूथ को लेके अलग से कोई प्रोजेक्ट बन सकता है। देखिए, इसमें हम लोग काम कर रहे हैं, और मैंने शुरू से ही इस बात को कहा था कि जो स्थानीय उद्योग है उसमें भी हमारे वहाँ के उद्योग नीति के अनुसार यहाँ के स्थानीय लोगों को 70% लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। इस बात को मैंने पहले से कहा, क्योंकि आज का युवा बहुत तेजी से हम लोग देख रहे हैं कि नशे की ओर को जा रहा है, अन्य जो दूसरे कार्य उनको जा रहा है, उससे रोकने के लिए उसके हाथों को रोजगार देना मेरी प्राथमिकता रही। और हमने चुनाव जीतने के बाद इंडस्ट्रीज के साथ एक बार हमने नगर निगम हल्द्वानी के सभागार में बैठक की, एक बार हमने लालपुर नगर पंचायत में बैठक की, और इंडस्ट्री वालों को बुलाया, उसमें क्षेत्र के युवाओं को बुलाया, जो ट्रेड्स यूनियन है, ट्रेड यूनियन, उनको बुलाया, ऐसे जो विभिन्न संगठनों से जुड़े, जो राजनीतिक पार्टी से जुड़े थे, उनको बुलाया, और उनसे ये कहा कि भाई इन उद्योगों में हमारे स्थानीय लोग, और मैंने 2 या 3 दफे इस बात को अभी तक मैं विधानसभा में उठा चुका हूं कि, और रिटर्न में भी मैंने उसमें जवाब मांगा, तो उसमें हम ये कह रहे हैं कि भाई स्थानीय युवाओं के हाथों को रोज, क्योंकि बेरोजगारी आज बड़ी समस्या है, और युवाओं को हम खेती की ओर को मोटिवेट करें, उनको रोजगार के, क्योंकि आज के समय में जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उन्होंने कहा कि नौकरी करने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बने हम, उसके लिए हमारी सरकार आज की काम, जो आप देखिए तमाम तरह के एमएसएमई हैं, तमाम तरह के जो आप देख रहे होंगे कि लोग विदेश से वापस लौट के आने के बाद अपने गांव में खेती बाड़ी कर रहे हैं, पशुपालन कर रहे हैं, बागवानी कर रहे हैं, तो
तो ये गवर्नमेंट की तमाम तरह की जो नीतियां उसी का लाभ है। तो हम भी इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवा खेती बाड़ी की ओर को जुड़े, बागवानी की ओर को जुड़े, नवाचार की ओर को जुड़े। आज का युग तो नवाचार का है। जो नए प्रयोग आप करेंगे और नए नए जो आप ऐसी कोई कार्य करेंगे तो उनके लिए है। तो हम इसमें लगातार प्रयास कर रहे हैं। एक बार हमारे अगर सोयाबीन फैक्ट्री में अगर हमारा इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर कुछ सेट होता है तो निश्चित रूप से इस दिशा में भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। विधायक जी, आपका जो विधानसभा है सबसे ज्यादा अगर स्टोन क्रेशर का है, खनन का भाई एरिया ही आपका सारा उसी में है, क्योंकि हल्द्वानी तो ना के बराबर आता है। लाल कुआं में रेवेन्यू जाता है गवर्नमेंट को, अगर बात करें भाई टैक्स के रूप में, रेवेन्यू के रूप में, वो लाल कुआं जो है विधानसभा से जाता है। लेकिन आए दिन स्टोन क्रेशर वालों का जो शिकवा रहता है, गिला शिकवा की बात करें, वो सरकार के प्रति रहता है। कभी खुल जा रहे हैं, कभी बंद हो जा रहे हैं, कभी। और अभी भी जो नई एक रिपोर्ट आई थी कि टैक्स के मामले में खनन के रूप में सबसे ज्यादा यहीं से मिला था। तो ये एक समस्या आपके बीच में आए दिन आती होगी खनन को लेकर। स्टोन क्रेशर वाले मुझे लगता है सरकार के बीच में तो कई बार ये जाते हैं। तो क्या ये फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होनी चाहिए? भाई सरकार अगर चल रही है, भाई शराब की वजह से उत्तराखंड में सबसे ज्यादा पैसा जो रेवेन्यू जा रहा है शराब से जा रहा है या खनन से जा रहा है, हमारे पास है ही क्या भाई? या तो खनन है उत्तराखंड के पास या टूरिज्म है। दो ही सबसे ज्यादा बहुमूल्य जो चीज है उत्तराखंड में, दो ही चीजें हैं। तो खनन को लेकर के बार बार नीतियां क्यों चेंज होती हैं? देखिए, ऐसा मैं ये तो नहीं मानता कि नीतियां चेंज होती हैं या खनन को लेकर व्यक्तिगत रूप से क्रशर स्वामियों की कोई समस्या हो सकती है। मेरे संज्ञान में ऐसी समस्या कोई नहीं आई है। आएगी तो मैं निश्चित रूप से उनके प्रयास करूंगा, उसके लिए भी प्रयास करूंगा। और जहां तक आपने कहा कि ये क्षेत्र तो निश्चित रूप से ये खनन से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। गौला, मेरी विधानसभा तो विशेष रूप से इस क्षेत्र में आप देखेंगे तो गौला नदी बली रोड में, और चुरगलिया वाला पार में देखेंगे तो नंदौर नदी 100% बिल्कुल जो है मेरा क्षेत्र जो है उससे जुड़ा हुआ है। और बड़ा वर्ग एक जो है इस कार्य से जुड़ा हुआ है। मेरे हमारे जो स्थानीय लोग हैं वो भी बहुत बड़े डंपर, ट्रक स्वामी जो है, ट्रैक्टर स्वामी जो है, वो सब इस कार्य से लगे हुए हैं। तो हमारा प्रयास ये रहता है कि उसमें उन लोगों को, और समय समय पर हम लोग क्रशर स्वामियों के और इन लोगों के साथ बैठकर जो क्रशर स्वामी की कोई समस्या होती है उस पर भी हम लोग बात करते हैं। जो वाहन स्वामियों की कोई बात होती है हम लोग उसके लिए भी बात करते हैं। लेकिन अगर कहीं पर ऐसा लगता है लोगों को कि खनन नीति में कहीं कोई समस्या है या उससे जुड़ी हुई अन्य कोई समस्या, तो उसके लिए लोग आएंगे तो हम उसका समाधान प्रयास करेंगे। एक बात है जो आज के समय में जो बात करें पूर्व उत्तराखंड की राजनीतिक की, अभी क्योंकि लगभग हमारे 25 लगभग एंड होने को जा रहा है। अगला वर्ष जैसे आ जाएगा चुनावी वर्ष आ जाएगा, क्योंकि 27 में फिर से चुनाव है। क्या यूथ को आप राजनीति की तरफ रुझान क्या रहता है कि यार यूथ को राजनीतिक में आना चाहिए, या वही सीनियर्स जो हैं नेता पुराने, चाहे कांग्रेस के कहें या बीजेपी कहें, या उत्तराखंड में आपको लगता है जो बीच में कई बार कई दलों की आवाज उठी, कई बार आंदोलन के रूप में उठी कि यार तीसरा विकल्प जरूरी है? क्या आपको लगता है कि तीसरे विकल्प की उत्तराखंड को आवश्यकता है, या इन दो पार्टी से ही उत्तराखंड का विकास हो सकता है? देखिए, ये तो परिवर्तन तो संसार का नियम है और समय के साथ चीजें बदलती भी हैं। आज जो लोग हैं कल वो नहीं रहेंगे, उनके स्थान पर नए लोग आएंगे, और प्रत्येक फील्ड में ही होता ही है। तो इस राजनीति में भी ये चलता ही रहता है कि पुराने लोग विदा लेते रहते हैं, नए लोग आते रहते हैं। और युवा आज के समय में बहुत तेजी से राजनीति में आ रहे हैं। पढ़े लिखे लोग आए, स्वागत है, और राजनीति में भी कुछ उत्कृष्ट करके दिखाएं, ऐसी आज आवश्यकता है। अच्छे लोगों की राजनीति में भी आवश्यकता है, पढ़े लिखे लोगों की राजनीति में भी आवश्यकता है, क्योंकि ये भी समाज को दिशा देने वाला, आपके क्षेत्र को दिशा देने वाला, आपके क्षेत्र के विकास से संबंधित ये सारे काम वही जनप्रतिनिधि कर सकता है जो है चीजों को समझता हो, लोगों के बीच में जाता हो। इनके लिए आवश्यकता तो है। लेकिन जैसा आपने कहा कि केवल दो ही पार्टियों से विकास हो जाएगा, अन्य विकल्पों की जरूरत है, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि अगर एक ही भी पार्टी है, आप देखिए, आप चाइना का उदाहरण सामने देखिए, आप अन्य देशों का उदाहरण, वर्षों तक एक ही पार्टी कार्य कर रही है। तो मेरा ये मानना है, अगर अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, जैसे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है इस प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, अगर सरकार अच्छा कार्य कर रही है तो अन्य विकल्पों की आवश्यकता क्या है? तो हम तो कहते हैं कि अगर जो है जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर, जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर, जनता के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए अगर जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों को मैं कहता हूं कि बिल्कुल, वो भले ही हमारी पार्टी के, दूसरी पार्टी के लोग, किसी भी पार्टी के लोग हो, जो लोग भी प्रदेश के विकास के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, लोगों के विकास के लिए, बेरोजगारों के विकास के लिए, और नए शिक्षा नीति से लेकर नए हर क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से रहना चाहिए।
और किसी दूसरे तीसरे विकल्प की आवश्यकता नहीं है अगर लोग काम कर रहे हैं। मैं विधायक जी, आप क्योंकि जिस तेजी से विकास पे काम कर रहे हैं अपने इस पूरे एरिया को, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पे आप लोगों ने काफी कई अचीवमेंट ले लिया आपने, वो आप शायद बहुत बड़ी उपलब्धि कहें आपकी, लेकिन क्या आपको नहीं लगता है कि वर्तमान की जो राजनीति, देश की राजनीति की बात भी करें, हम प्रदेश की तो बात करेंगे ही, कई आपकी ही पार्टी के ऐसे नेता भी हैं या कांग्रेस की बात भी करें जो 5-5, 6-6 बार से जो चल रहे हैं निरंतर विधायक, क्या जो महंगाई की बात करें, हम पूरे प्रदेश की बात करें, हम खाली आपके विधानसभा की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे प्रदेश की बात करें, जिस हिसाब से आर्थिक लोड पड़ रहा है, आम जनता जो है महंगाई को लेकर कह रही है कि बहुत महंगाई बढ़ गई है। 5 बार के विधायक को क्या 5 बार की पेंशन लेनी चाहिए क्या? भाई सैलरी तो आप लीजिए, आप काम कर रहे हैं भाई, उससे आपके रोजमर्रा के खर्चे सभी के होते हैं, जैसे आम जनता के होते हैं ऐसे विधायक के भी होते हैं। भाई सरकार जो अलग से फैसिलिटी देती है, क्या ये पहल नहीं होनी चाहिए जैसे अदर प्रदेश में होने लगी है, भाई पंजाब में भी होने लग गई है, वहां पर भी जो सिर्फ एक बार की एक पेंशन मिलेगी, क्या इसको लेकर के आपका क्या एक आपके सोच से देखते हैं कि एक ही पेंशन मिलनी चाहिए या नहीं, 5 बार का तो 5 ही बार मिलनी चाहिए? नहीं, देखिए मैं इस बात को लेके थोड़ा कंफ्यूज्ड हूँ, क्योंकि जो पेंशन है वो पेंशन केवल एक ही मिलती है। अब मैं, अगर आपने कुछ कहा है तो मैं ऐसा, अगर यहाँ ऐसा, क्योंकि मैं पहली बार का ही विधायक हूँ तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन पेंशन जो इतना मैं जानता हूँ, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने समाज में काम किया है, पेंशन कोई एक का ही लाभ मिलता है। अगर आप नौकरी से रिटायर हैं, हाँ। अगर आप उस पेंशन का लाभ ले रहे हैं तो आपको जो वृद्धावस्था पेंशन है या समाज कल्याण विभाग की अन्य पेंशन है वो नहीं मिलेंगी आपको। मतलब मेरा ये कहना है कि एक पेंशन में एक ही लाभ ले सकते हैं आप, एक ही पेंशन का। तो अगर इस तरह का है तो मुझे इसकी जानकारी नहीं है, मैं इसकी जानकारी जरूर दूंगा। दूसरा हम बात करते हैं अब, क्योंकि आपने राजनीतिक काफी बात हो गई है, क्या आपका यहाँ तक का सफर, भाई कहें बहुत कई स्ट्रगल देखे होंगे आपने अपनी जिंदगी में, और इतना आसान नहीं होता यहाँ तक पहुँचना, और आज की डेट में दमदार नेता के रूप में आप काम कर रहे हैं। कभी जीवन में उतार चढ़ाव आपकी लाइफ में भी आए? कोई ऐसी हमारे दर्शकों को बताएं, कोई ऐसा एक सीख बताएं, क्योंकि मुझे लगता है कि इतनी आसान तो लाइफ नहीं होती है जितना लोग देखते हैं सफलता के बाद। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी घटना घटी जो सीख के रूप में? निश्चित रूप से ये तो मेरा तो अगर आप देखेंगे तो पूरा जीवन ही संघर्ष से भरा पड़ा है। और आप देखेंगे कि मैं एक, मेरे बारे में भी ये कहा जाता है कि, और मुझे स्वयं भी लगता है कि मैं चुनाव हारता नहीं हूँ। तो मैं चुनाव नहीं हारता हूँ, इसकी वजह ये नहीं है कि मेरा कोई ऐसा बड़ा आभा मंडल है या मैं ऐसा कोई बहुत बड़ा लीडर हूँ। मैं चुनाव इसलिए नहीं हारता हूं कि मैं पूरी तैयारी के साथ लड़ता हूं। मैं 1995 में मैं छात्र संघ का अध्यक्ष था, और उसके बाद से मैंने अगला 2002 में मैं घर आया, मेरी पीएचडी अवार्ड हुई, उस समय पंचायत चुनाव हो रहा था। तब से लेकर 2002 से लेकर और 2019 में मैंने पंचायत चुनाव लड़ा, यानी कि मैंने 17 साल लगातार समाज में काम किया। और जब पंचायत चुनाव लड़ा तो आज तक की उत्तराखंड की सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी मेरे नाम पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में दर्ज है, अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है। तो मैं चुनाव हारता इसलिए नहीं कि मैं पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ता हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति को, जिसने, मैं बता रहा हूं कि 17 साल लगातार काम करने के बाद मैंने चुनाव लड़ा। हालांकि बीच में कॉपरेटिव के चुनाव मैंने लड़े, वो क्योंकि वो जनता से जुड़े चुनाव नहीं होते हैं, एक लिमिटेड वर्ग के चुनाव होते हैं। मैं कॉपरेटिव डेयरी फेडरेशन का चेयरमैन भी रहा, मैं गांव की समिति का चुनाव भी मैं चुनाव लड़के, जो कि आमतौर पर निर्विरोध हो जाता है, क्योंकि 8-10 लोगों का ही चुनाव होता है गांव की समिति का, उसमें 100-150 सदस्य होते हैं केवल, तो उसमें 8-10 लोगों का ही चुनाव करना होता है। मैंने वहां भी चुनाव फेस किया, वहां भी इलेक्शन लड़ा। तो हालांकि बहुत छोटे चुनाव होते हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि और ऐसे कितने संघर्ष हैं जो मैंने आपको बताया। मैं बहुत ही जब मैंने होश संभाला तो स्वयं हम लोग एक घास फूस की झोपड़ी में हम लोग रहते थे, जिसकी लकड़ी के खंभों से बनी होती थी, मिट्टी की दीवारें उसकी हुआ करती थी, और ऊपर से छत जो है घास की हुआ करती थी। तो उसमें मैंने होश संभाला है। लालटेन की जो पहले आपने नाम सुना होगा अगर, तो उसकी रोशनी में हम लोगों ने पढ़ाई की है। और एक साइकिल घर में हुआ करती थी, हम 3 भाई स्कूल जाने वाले होते थे, तो
घर में बाद में जब पंखा लगा तो एक पंखा होता था, उसमें 4 भाई हम लोग, उसके नीचे तो होड़ लगी रहती थी, कौन आज साइकिल पहले लेके चले जाए या कौन पंखे के नीचे पहले पहुंच जाए तो उसको वो उसमें उसके नीचे लेट। तो इतना संघर्ष, और हमारे मेरे पिताजी ने भी बहुत संघर्ष किया। हमारे पास यहाँ पर ट्रेडिशनल कुछ भी नहीं था, सब कुछ मेरे पिताजी ने यहाँ पर उन्होंने खूब मेहनत करी। और उन्होंने जो है बिंदु खट्टा में भी उन्होंने भैंसें पाली वहां पर, और वहां पर उनको जमीन अलॉट हुई। हल्दुचौड़ की जमीन भी, जहाँ मेरा पैतृक घर है, वहां पर भी उन्होंने जो है खुद ही स्वयं ही खरीदी, हमको पढ़ाया लिखाया। जिस बैकग्राउंड से हम लोग थे वो स्वयं साइकिल में चलते थे, लेकिन मुझे नैनीताल उन्होंने पढ़ने के लिए भेजा। तो कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा संघर्ष किया मैंने। एक समय लगातार 7-8 साल तक मैंने अपने हाथ से जो है गाड़ी भी चलाई, कैंटर जिसे उसको भी हमने चलाया, खेती बाड़ी का हमने लगातार काम किया। तो कहने का विषय ये है कि जीवन में संघर्ष तो है ही है, और बहुत संघर्ष रहा, लेकिन हमेशा एक आगे रहा कि जब भी जो काम किया उसको पूरी तन्मयता के साथ किया, शिद्दत से करा, उसको शिद्दत से किया। उसमें कोई कम जरा सा भी, आज भी जिस काम को मैं कर रहा हूं उसमें मैं अपना 100% देता हूं। मैं लोगों को कई बार बीच पीछे मेरा बेटा मुझसे बोला, हमारे बच्चे हमसे बोलते कि पापा आप तो ये ऐसी जो है यहाँ भी दे देते हो वहां भी। तो मैंने कहा बेटा ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इन्हीं की वजह से मुझे तनख्वाह मिल रही है, जनता की वजह से ही मिल रही है। अगर मैं किसी की थोड़ी मदद कर रहा हूँ उसमें से तो उसका अधिकार है वो, क्योंकि ये वेतन आज जो विधायक के रूप में मुझे मिल रहा है उन्हीं की वजह से मिल रहा है। जब उन्होंने मुझे विधायक चुना है तो मैंने कहा बेटा तुम्हारा जितना अधिकार इसमें है उतना ही इन सारे क्षेत्रवासियों का भी है। तो इसलिए मैं किसी की मदद करने से जितनी थोड़ी बहुत जो मदद होती है हमेशा सबकी करता हूँ। तो इसलिए ये कहीं ईश्वर की कृपा कहिए या सब मेरे क्षेत्रवासियों का आशीर्वाद है, लोगों का विश्वास आज भी जो है नहीं। ये देखिए ये तो बड़प्पन है आपका, और शायद ये अच्छी बात बिल्कुल रियल बात कहे भाई, आज आप विधायक है तो आप खुद से नहीं बने हैं, जनता की वजह से ही, और जनता का सेवक ही कहलाता था। नेता जो पहले वर्ड होता थे कि जनता का सेवा करने के लिए आदमी राजनीतिक में आता था, आज खैर वो रूप बदल गया है। और बहुत कई सारे बिंदुओं पे आज हमने आपसे बात करी। मैं अंत में आपसे एक बात संदेश के रूप में चाहूँगा जनता के लिए, क्योंकि आप जिस तेजी से आप विकास को लेकर के एक निष्पक्ष तरीके से आप काम कर रहे हैं, और बेदाग छवि के रूप में आप जो पूरे प्रदेश में एक ऐसे नेता के रूप में जाने जाते हैं, एक जनता को और यूथ को, पूरे उत्तराखंड की बात करें, क्या संदेश आप देना चाहेंगे इस मंच के माध्यम से, आपकी गूंज के माध्यम से? देखिए मैं तो केवल यही संदेश देना चाहूँगा कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। सफलता का जो मार्ग है वो कठोर मेहनत, लगन, अनुशासन और अपना बेस्ट, उससे ही जाकर आपको किसी भी क्षेत्र में सफल होना है। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए आपको पूरे एफर्ट करने ही होंगे। तो इसीलिए मैं तो सबसे ये कहना चाहता हूं कि आप किसी भी फील्ड में हो, आप जहां भी हो, आप राजनीति में हो, आप लेखन के क्षेत्र में हो, आप डॉक्टरी के फील्ड में हो, आप इंजीनियरिंग के फील्ड, जहां भी, वहां अपना संपूर्ण देने का प्रयास कीजिए। अब जो है आज का समय जो है, आज के लोगों को रिजल्ट चाहिए। आज की जो पीढ़ी है वो सब पढ़े लिखे लोग हैं, उनको आप बहला नहीं सकते, उनको आप टहला नहीं सकते। आप इसलिए आप जहां पर हैं वहां पर आपको खुद को साबित करना ही होगा। बहुत बड़ी बात। आपको अपना रिजल्ट देना ही होगा, लोगों को समझाना, क्योंकि ये जो इंटरनेट का युग है, आज तो संचार का सबके सामने सब कुछ है, आप कुछ छुपा नहीं सकते। तो मैं एक तो जैसा मैंने कहा है, मैंने तो स्वयं ये माना है कि एक तो कठोर अनुशासन, मेहनत, जी तोड़ मेहनत, और साथ में जो है आपकी जो कहना चाहिए कि सरलता, आपकी जो कहना चाहिए कि विनम्रता, आपकी सहनशीलता, ये सब चीजें भी आपके लिए बहुत जरूरी होती हैं। मैं एक घटना आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं जब 2022 में इलेक्शन जीतने के बाद शपथ लेने के लिए मैं देहरादून गया हुआ था, तो लोक निर्माण विभाग के लोगों का फोन आया कि सर वो आपके सड़क जो है घर की वो कहाँ से किधर से किधर तक बननी है। तो मैंने वहीं से उनसे कहा कि मेरे घर की सड़क तब बनेगी जब मेरी विधानसभा की सारी सड़कें बन जाएंगी। बहुत बड़ी बात। मैंने कहा उससे पहले मेरे घर की सड़क बनाने की कोशिश। आज भी आप मेरे घर के आसपास कहीं पर बोर्ड नहीं देखेंगे कि विधायक के घर का रास्ता, मेरी कार में आज भी आप कोई बोर्ड नहीं देखेंगे कि विधायक लिखा हुआ, क्योंकि मैं मानता हूं कि कहीं पर ये सब चीजें आपकी अंतरंगा से जुड़ी हुई होती हैं, आपकी जो इंटीग्रिटी है उससे जुड़ी हुई चीजें होती हैं। तो उन सब चीजों को आज भी हम ये लेके चल रहे हैं लोगों के बीच में। मैं आज भी आप देखेंगे
आप कभी मेरे घर आइए, मैं जैसे लोग जिस तरह से बैठते हैं मैं वैसे ही बैठता हूँ। मेरे आगे कोई बड़ी सी कुर्सी नहीं है, मैं रिवॉल्विंग चेयर पे नहीं बैठता। जिन कुर्सियों पर लोग आके बैठते हैं उनके साथ, उनके कई बार नए लोग जो आते हैं वो पहचान नहीं पाते। जब 10-20 लोग बैठे होते हैं तो कहते हैं विधायक जी कहाँ हैं, जबकि मैं सामने बैठा होता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ बैठे ही बैठा होता हूँ। तो कहने का विषय ये कि ये सब चीजें, ये आपको, ये चीजें ही आपको जो है आपके काम के लिए, आपके निष्ठा के लिए, लोगों के समर्पण के लिए, इन चीजों का मैंने सहारा लिया और अब हमेशा जो है ये मेरे साथ बनी रहती है। कहीं पर भी मैंने विधायकी को कहीं पर भी किसी को परेशान करने का कहीं पर उसका माध्यम नहीं माना। जितना मैं कर सकता हूं, मैं लोग मेरे पास आते हैं, मैं कोशिश ये करता हूं कि कोई नाराज होके न जाए। तो लोग मेरे पास आते हैं, मैं उनका जितनी मदद हो सकती है, किसी की नहीं भी कर पा रहा हूं तो अलग बात है, लेकिन जितनी मैं संभव हो सकती है उनकी अपनी ओर से अपना बेस्ट, जैसे मैंने कहा। इसलिए मेरा कहना मानना यह है, और मेरे अपने क्षेत्र के लोगों की, पूरे प्रदेश के लोगों से भी यही कहना है कि आपको अपना संपूर्ण देना ही होगा। तो यही मेरा संदेश है। मुझे लगता है इस मंच के माध्यम से जो आपसे आज हमने बात करी, और जिस सोच, जो आपकी सादगी भरी जो सोच है, और शायद मुझे लगता है सिंपलिसिटी जो बिल्कुल बेस्ट पॉलिसी होती है जीवन की, उस पर आप जो है 100% खरे उतर रहे हैं। और ऐसे ही नेता चाहिए, पढ़े लिखे जिसे कहते हैं नेता। कई लोग तो डिग्रियां लेकर के भी अनपढ़ जैसे काम कर लेते हैं, और शायद आपने वो साबित कर दिया इतने कम टाइम में, जनता के लिए चुने गए और जनता के लिए कार्य कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद ऊपर वाले ने चाहा तो हम आपको आने वाले समय में शायद हो सकता है सब सही रहा तो सीएम के रूप में भी हम ऐसा मिलना चाहिए हमें, जरूरी है। क्योंकि ऐसा जब प्रदेश का जो पढ़ा लिखा आदमी नेतृत्व करता है, एक विकास सोच के लेकर करता है, तो वो एक जनता के जो सारे जो दर्द है वो मुझे लगता है सॉल्यूशन के रूप में दिखते हैं। और आपसे बात करके आज बहुत अच्छा लगा, और हमारी शुभकामनाएं, और आपको जो है धन्यवाद देते हैं हम पूरी टीम की तरफ से, आपकी गूंज की तरफ से। आपने जो कीमती समय दिया, और बहुत जल्दी हम आपको नए चेहरे के साथ, नई शख्सियत के साथ इस पॉडकास्ट स्टूडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।